Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 13th January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. For PDF you can join our Telegram channel Edwards News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है और you can directly search in Telegram channel Edwards News Analysis. It will come. ओके सो लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट न्यूज वी गॉट टुडे टू डिस्कस। ये हमारा फ्रंट पेज है। इसमें हमारी पहली न्यूज है ओडिशा मिनिस्टर शॉट डेड बाय फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर। अब देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सब इंस्पेक्टर थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, फायरिंग की गई जिससे उड़ीसा के जो मिनिस्टर है नाभा किशोर दास जी, उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसमें हमारे लिए यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी, पुलिस रिफॉर्म की, है ना, किसकी, पुलिस रिफॉर्म की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, वी विल डिस्कस लेटर व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी गॉट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एडिटोरियल सेक्शन में हमारे 2 एडिटोरियल्स हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हें हाईलाइट कर दिया गया है। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि कौन सी न्यूज आपको आज कवर करनी है और कौन सी न्यूज आपको छोड़नी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने अभी देखा कि जो हमारे फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर थे, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, फायरिंग की गई उड़ीसा के मिनिस्टर के ऊपर। ये मिनिस्टर जो थे किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग कर दी गई, तो जिससे उनकी यहाँ पर क्या हो गई, डेथ हो गई। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है, पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, ये हमारे लिए रिलेवेंट है फॉर जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम डेटा देखें तो बिटवीन फिजिकल 2011 एंड 2015 स्टेट स्पेंड 4.4% ऑफ देयर बजट एक्सपेंडिचर ऑन पुलिसिंग ऑन एवरेज, बट दिस हैज रिड्यूस्ड टू 4% ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। अगर हम डेटा देखते हैं, इफ वी सी डेटा, तो हमें यहाँ पे क्या निकल कर आता है, जो स्टेट्स हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं वो पुलिस के ऊपर कितना यहाँ पर स्पेंड कर रही हैं, 4.4%। बट इस बजट को भी अब क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये कितना हो चुका है, 4% हो चुका है ना। तो मतलब यहाँ पर हमें देखने की क्या जरूरत है कि जो पुलिस है, पुलिस के ऊपर यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है ना। अब यहाँ पर बात की जाती है, अगर हम पुलिस के देखें तो देयर आर मेनली 144 पुलिस ऑफिसर्स फॉर एवरी 1 लाख सिटीजन्स। हम बात करें यहाँ पे हमें पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है ना। जैसे भी नाम आता है, पुलिस का नाम सुनते ही हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं ना, कि पुलिस है तो मतलब करप्शन होगा, है ना। अगर कुछ भी क्राइम होता है तो हम पुलिस के पास जाने से कतराते हैं, क्यों डरते हैं, वाई, बिकॉज जब भी पुलिस का नाम आता है तो हमें ऐसा लगता है करप्शन है, वो हमसे पैसे मांगेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या है, हर 1 लाख सिटीजन पर आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, 1 लाख सिटीजन पर ओनली 144 पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये रेशियो जो है, इनके बीच का जो गैप है सिटीजन्स और पुलिस के बीच का जो गैप है, इसको भी हमें क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। अब देखिए पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर क्या है, उनका रेट जो है, नंबर क्या है, वो कम है। अब उनके पास कितना ज्यादा प्रेशर रहता है काम का, है ना। पुलिस की अगर हम ड्यूटी देखें तो उनका जो वर्क टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता है। कब किस टाइम जरूरत पड़ जाए, उनको कब बुला लिया जाता है, हमें नहीं पता होता है ना। तो उनका जो वर्क टाइम होता है 24 आवर्स का होता है। तो हमें यहाँ पर जरूरत है, और नंबर ऑफ पुलिस भी कम है, तो इससे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पुलिसिंग जो कम है तो उनके ऊपर काम का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है ना, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए अंडर रिसोर्स पुलिस जो क्या है, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, अंडर रिसोर्स होते हैं। अंडर रिसोर्स, ओवरबर्डन, पुलिस फोर्स मीन्स दैट बोथ कोर पुलिस एक्टिविटीज इन्फोर्सिंग डेली लॉ एंड ऑर्डर एंड मोर लॉन्ग टर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आर कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, ओवरबर्डन, है ना। और रिसोर्सेज का भी क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी उनके पास कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, कोई क्रिमिनल केस है, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना है, और डेली इन्फोर्सिंग की लॉ की बात करें, डेली लॉ है, ऑर्डर है, उसको मेंटेन इन्फोर्स करने की बात करें, तो इनके बीच में हमें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। या तो वो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं करते हैं, है ना, या लॉ एंड ऑर्डर को वो अच्छे से यहाँ पर इन्फोर्स ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो हमें यहाँ पे क्या जरूरत है कि यहाँ पे हमें पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है। देखिए इन 2005 द पुलिस ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टेड अ मॉडल पुलिस एक्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आर्काइव पुलिस एक्ट
1861। अभी हमारे पास जो पुलिस का जो एक्ट चल रहा है वो कब से चल रहा है? 1861 का। अब 2005 में ये ड्राफ्ट कमेटी आई थी जिससे हमें ये बताया गया कि हमें पुलिस के लिए नए मॉडल लेकर आने होंगे। मॉडल पुलिस एक्ट को यहाँ पर लेकर आना होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? दिस इज रिलेवेंट फॉर जीएस पेपर 3। पहली बात तो ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक रिपोर्ट आई, इसको एशिया डेटा भी बोलते हैं। इस सर्वे के थ्रू ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है हायर स्टडीज में वो कितना हुआ है? 7.5% इंक्रीज हुआ है। ओके, व्हाट द कंटेक्स्ट की बात करें तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इस सर्वे के तहत हमको ये पता चला है कि जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट है, हायर स्टडीज के लिए जो इनरोलमेंट है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 7.5%। ओके, तो देखिए इसमें बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे हम एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंड इज मिडिल एजुकेशन एंड थर्ड इज हायर एजुकेशन। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं जो प्राइमरी एजुकेशन तो ले लेते हैं बट वो मिडिल एजुकेशन तक आते आते अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। कुछ होता है कि 5th क्लास तक उन्होंने पढ़ लिया, 8th क्लास तक पढ़ लिया, नाउ दे ड्रॉप आउट, ठीक है, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से। कुछ लोग हम देखते हैं यहाँ पे 12th कर लिया, 10th कर ली, है ना, 10th पास आउट कर ली, 12th पास आउट कर ली, उसके बाद दे ड्रॉप आउट, ठीक है ना, वो हायर स्टडीज की तरफ वो बढ़ते ही नहीं। कुछ हम देखते हैं हायर एजुकेशन की तरफ हम बात करें तो किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, किसी ने पीजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अगर किसी को और ज़्यादा पढ़ना तो वो फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जैसे पीएचडी करना है किसी को या फर्दर कोई रिसर्च करनी है तो वो उसके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो इंक्रीजमेंट दिखा है, इंक्रीज जो हायर स्टडीज़ की तरफ जो इनरोलमेंट स्टूडेंट्स का दिखा है वो कितना है? इंक्रीज हुआ है 7.5%। इट मीन्स कि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा क्या हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए 2 lakh मोर SC students, about 3 lakh of ST students and 6 lakh more OBC students getting enrolled for higher education in 2020 and 21 than in previous year. Especially हमें ये इम्प्रूवमेंट कहाँ दिखा है? जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs के जो स्टूडेंट्स हैं, OBCs के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला है। देखिए देयर इज अ नोटेबल इंक्रीज इन OBC स्टूडेंट इनरोलमेंट सिंस 2014 एंड 15 अराउंड 36 लाख। मतलब OBC का इनरोलमेंट अगर हम देखें, इफ वी सी OBC इनरोलमेंट, तो इन 2014 एंड 15 इट वॉज लेस देन 32%, नाउ इट इज अराउंड 36 लाख, आई मीन 32% अभी हमको उनका इनरोलमेंट देखने को मिला है। द इंक्रीज वॉज नोटेड इन एब्सोल्यूट नंबर्स। SC स्टूडेंट ड्रॉप टू 14.2% in 2020 and 21 for 14.7 the previous year, and OBC students 35 to from 37. Female enrollment had increased 49% from 45. हमें इस इनरोलमेंट में विमेन का भी यहाँ पे क्या देखने को मिला है? फीमेल्स का भी इनरोलमेंट ज़्यादा देखने को मिला है। इफ वी टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर इट वॉज 45% एंड इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 45 to 49%। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, ये ऐशिक रिपोर्ट। इसमें अब हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिपोर्ट ऑल इंडिया एशिया डेटा जो आया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ये जो सर्वे किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डेटा रिलीज किया है, एशिया डेटा इसमें सर्वे किया, जिसके तहत हमें ये पता चला कि जो स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट है हायर स्टडीज की तरफ वो इंक्रीज हुआ है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नरेगा रिफॉर्म। तो देखिए जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखने की जरूरत है। मनरेगा की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। It was introduced in 2005. It was introduced in 2005 Ministry of Rural Development. So these are facts about Manrega which is important from our prelim perspective. Okay, so it was launched in 2005 by Ministry of Rural Development. Okay,
व्हाट इज दिस, इसमें 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है ना। ये रूरल प्रोग्राम है, आपको यहाँ पे याद रखना, मेनली इसको रूरल में भी, अर्बन सिटीज में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, बट मेनली ये रूरल के लिए है। इसमें इन विच 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है ना, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। घर के किसी एक मेंबर को, जो एडल्ट मेंबर होता है, उसे हर फाइनेंशियल ईयर मतलब कि हर साल 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, as of 2022 and 23 there are 15.4 crore active workers. If we see present data 2022 and 23, so if we talk about active workers in मनरेगा तो कितने हैं, 14.4 करोड़ people active workers, okay, है ना, 4.4 करोड़ active worker in this scheme. Okay, at least 1/3 of beneficiaries have to be women. इस स्कीम में ये भी कहा गया कि इसमें मेनली वुमेन पे भी फोकस किया गया है कि जो इसकी जो बेनिफिशरीज हैं वो वुमेन है। 1/3 जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन है, वुमेन है हमारी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। रूरल में अगर रूरल एरियाज में अगर वुमेन एम्प्लॉयड होंगी, उनके पास इनकम होगी, सोर्स होगी, तो वो भी क्या होंगी, एम्पावर होंगी, वो डिसीजन लेने में सक्षम होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट देखने को भी मिला। लीगली बैक्ड गारंटी फॉर 18 रूरल एडेड टू गेट वर्क विद इन 15 डेज फॉर डिमांडिंग इट। अब यहाँ पर क्या है इस स्कीम में कि किसी ने डिमांड करी है वर्क की, है ना, कि उसे काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो यहाँ पर उसकी डिमांड को 15 डेज के अंडर आपको यहाँ पर फुलफिल करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मनरेगा के बारे में हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्टिकल में क्या कहा गया है। ये मनरेगा स्कीम देखने में कितनी अच्छी लग रही, बट इसमें हमें क्या बताया गया है कि इसमें कुछ चेंजेस लाने की बात की गई है। इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत एक कमेटी बनाई गई है कि एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई कि सजेशन दिए गए कमेटी को कि यहाँ पर कमेटी लाई जाएगी जो कि क्या करेगी, इसमें जो नरेगा में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये जो नरेगा स्कीम है इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। अभी कमेटी के लिए यहाँ पे इस आर्टिकल में कुछ सजेशंस है ना। ये जो कमेटी है इसके लिए यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि जब भी मतलब ये कमेटी कुछ भी यहाँ पर नरेगा के लिए रिफॉर्म लेकर आती है तो वो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं नरेगा स्कीम की, तो उसमें हमारे लिए पहले हम बात करते हैं इशूज़ की कि हमारे लिए इशू क्या क्या है ना। इश्यूज क्या है नरेगा स्कीम के साथ, पहला इशू आ जाता है हमारा करप्शन का। क्या पहला इशू आता है हमारा करप्शन। सेकंड वन इज यहाँ पर अटेंडेंस की प्रॉब्लम, है ना। अटेंडेंस के लिए यहाँ पर क्या हुआ था कि अटेंडेंस के लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया था NMMS एप्लीकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर आपकी जो अटेंडेंस होगी वो डिजिटल होगी। बट इसमें विमेंस को यहाँ पे इस ऐप में, ये जो ऐप था ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण यहाँ पर जो वुमेन वर्कर्स थी और जो वर्कर्स थे उनकी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं आई, है ना। और जब अटेंडेंस नहीं थी जिसके तहत उनको क्या हुआ, वो काम पर तो गए बट उनकी अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस लगी मतलब वो एब्सेंट हो गए, काम में वो एब्सेंट हो गए। और जब वेजेस की बात आई तो उसमें उन्होंने बता दिया कि आप एब्सेंट थे, आपको इतने दिन का वेजेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसको इम्प्रूव करने, इसको रिफॉर्म करने की बात की गई। तीसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें, तीसरा पॉइंट क्या है, वेजेस का। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, वेजेस का। तो देखिए वेजेस में क्या होता है, यहाँ पर वेजेस का सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि दे आर नॉट इन टाइम, है ना। उन्हें टाइम पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो वेजेस होते हैं उन्हें यहाँ पर टाइम पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। दूसरी बात क्या हो जाती है, यहाँ पर वेजेस जब टाइम पे प्रोवाइड नहीं होता है तो पर्सन क्या करता है, पर्सन मूव करेगा, है ना, दूसरी तरफ मूव करेगा, है ना। यहाँ पर दूसरी वेजेस के साथ क्या इशू आ रहा है कि लो वेजेस है ना। किसी भी काम के लिए हमें एक जगह मिल रहा है 400 रुपये और मनरेगा स्कीम में यहाँ पर दे रहे हैं वो 300 रुपये, तो हम किसको रेफर करेंगे, जिसमें हमें ज़्यादा वेजेस मिल रहा है हम उसको रेफर करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, लो वेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसका जो हमें लो वेजेस है तो इसका इफेक्ट हमें क्या पड़ रहा है कि वर्कर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दिस स्कीम, है ना। तो वर्कर्स क्या कर रहे हैं, इस स्कीम में काम नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे वो स्कीम में काम नहीं करना चाहते मतलब यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा, है ना। क्योंकि मनरेगा ने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारा माइग्रेशन का ये जो बहुत बड़ा फैक्टर था, रूरल से अर्बन एरिया में, रूरल से
जो हम अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन देख रहे थे, तो मनरेगा स्कीम ने इसको बहुत कम कर दिया था, है ना। इस फैक्ट ये जो माइग्रेशन था उसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। बट यहाँ पर वेजेस टाइम पर नहीं मिल रहे थे, लो वेजेस थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा, वर्कर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क इन दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम। वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइग्रेशन इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेबर फॉर, हम अगर बात करें जैसे कि एग्रीकल्चर में सेक्टर में, तो वहां पर क्या हो रही है, लेबर की जो डिमांड है फार्मिंग में वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। हमें मतलब एक लैंड में मान लीजिए हमें यहाँ पे 50 वर्कर्स की जरूरत थी, बट वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 30 वर्कर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेबर है उनकी जो डिमांड फार्मिंग में वो डिमांड कैसी हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। अगर लेबर यहाँ पर कम होंगे तो जो एग्रीकल्चर का कॉस्ट होगा, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे उनका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो कैसा होगा, वो इंक्रीज होगा। तो देखिए ये लो वेजेस के कारण हमें इतने सारे यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हमें ये सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स करने होंगे। अब देखिए माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। माइग्रेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर वो जिस कंट्री में, जिस सिटी में माइग्रेट करते हैं वहां पर क्या होगा, रिसोर्सेज का क्रंच होगा। क्या होगा, रिसोर्सेज का क्रंच होगा, ठीक है। दूसरी बात, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, मतलब पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पर हमें क्या देख सकते हैं, बहुत सारी जो डिसीजेस हैं वो देखने को मिल सकती हैं, डिसीजेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, जहां से उन्होंने माइग्रेट किया है वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, है ना। वॉइड क्रिएटेड फ्रॉम वेयर यू हैव मूव, मतलब पर्सन ने जहां से मूव किया वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस एरिया का, अगर हम उस एरिया की बेसिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो देखिए माइग्रेशन से बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। अब देखिए इसमें क्या बात की गई कि हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, ये जो इश्यूज है इनको यहाँ पे एड्रेस करना होगा। जैसे कि एड्रेस डिले इन वेजेस पेमेंट टू रिस्टोर द फेथ ऑफ वर्कर्स इन दी प्रोग्राम। हमें यहाँ पे जो डिले वेजेस का जो चल रहा है, अब डिले वेजेस क्यों होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ स्टेट्स होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं मनरेगा स्कीम के अंदर, ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मनरेगा स्कीम में बजट का एलोकेशन होता है वो सेंटर से होता है। कहाँ से होता है, बजट का जो एलोकेशन होता है वो सेंटर से होता है, सेंटर से वो स्टेट की तरफ आता है। अब बजट का जो एलोकेशन हो रहा है मनरेगा स्कीम में वो क्या है, स्टेट की तरफ आता है, बट उसमें जो इसका जो एलोकेशन है बजट का उसको कम किया जा रहा है। यहाँ पर सेंट्रल क्या कर रही है, मनरेगा स्कीम के लिए जो बजट था उसको अब धीरे धीरे कम कर रही है। अब जैसे हमने कुछ ही दिन पहले इसके बारे में बात की थी कि वेस्ट बंगाल में हमने देखे थे, वेस्ट बंगाल में 2000 मतलब कि 200 वर्कर्स है जिनके अभी वेजेस वहां पे उनको नहीं दिए गए हैं, है ना। बहुत सारे, सिर्फ यहाँ पे वेस्ट बंगाल के नहीं, झारखंड, महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर जो वर्कर्स है उन्होंने काम तो कंप्लीट कर लिया है अपना, बट उनको अभी तक उनकी जो पेमेंट है, उनके जो वेजेस है वो प्रोवाइडेड नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, वेजेस का हमें यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है कि एड्रेस करने की जरूरत है ये जो पेमेंट डिले होती है वेजेस की उसको। तो आपको यहाँ पे याद होगा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेजेस वर पेड ऑन टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि वेजेस वहां पर आपको टाइम पर देने हैं, जो भी वर्कर वहां पे एम्प्लॉयड है आपको उन्हें वेजेस टाइम पर प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर वेट फॉर वेजेस फॉर मंथ्स एज इक्वल टू फोर्स लेबर। अगर हम वेजेस उनको टाइम पर नहीं देते हैं तो ये क्या है, आप एक फोर्स लेबर करवा रहे हैं, मतलब आप उनको वेजेस के लिए वेट करवा रहे हैं। इट मीन्स इट इज इक्वल टू फोर्स लेबर, मतलब आप उससे फोर्स में जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है। 7 and more functionaries have to sign off before payment due to workers can be approved. Stage 1 and वेज पेमेंट साइकिल। अब देखिए जो वेज पेमेंट साइकिल होती है, वेजेस का जो साइकिल होता है उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे जो फंक्शनरीज होते हैं, पहले सेंटर से बजट एलोकेट हुआ, फिर स्टेट में जाता है, स्टेट से फिर यहाँ पे जिस रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करते हैं वहां के जो डीएमओ ऑफिस होते हैं वहां पर जाता है। तो यहाँ पर 7 और उससे ज्यादा फंक्शनरीज को यहाँ पे साइन करना होता है वेजेस के फैक्टर में, ठीक है ना। जो साइकिल होती है उसमें 7 से उससे ज्यादा यहाँ पर फंक्शनरीज को उसमें साइन करना होता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर सजेशंस, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो कैसी है, टॉप टू बॉटम। क्या है, टॉप टू बॉटम। हमें इसको क्या करना होगा, बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी होगी।
इसी आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है कि हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, बॉटम टू टॉप स्कीम को यहाँ पर क्या करना होगा, अपनाना होगा। अगर हम देखें यहाँ पर बिहार की केस स्टडी देखते हैं, बिहार की केस स्टडी में क्या है, यहाँ पर इसी आर्टिकल में बताया गया कि मनरेगा स्कीम के तहत वहां पर जो वर्कर्स हैं धीरे धीरे उनको टाइम पर वेजेस नहीं मिल रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, जिसके तहत उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अब मतलब वो काम के लिए यहाँ पे डिमांड ही नहीं करते, दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर जॉब अंडर मनरेगा स्कीम। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिनिस्ट्री को यहाँ पर क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक अभियान चलाना पड़ा, कैंपेन चलाना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, काम मांगो अभियान। ठीक है, 2013 में इस अभियान को चलाया गया ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ वर्क अंडर नरेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, लोग मनरेगा के अंदर डिमांड ही नहीं कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को काम मांगो अभियान बिहार में यहाँ पर ये अभियान चलाना पड़ा, ये कैंपेन चलाना पड़ा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन 6 डिस्ट्रिक्ट इन 6 स्टेट 53,000 वर्कर्स डिमांडेड वर्क इन कथीरा डिस्ट्रिक्ट अलोन। तो यहाँ पर बहुत सारे सिविल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से यहाँ पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वर्कर्स को यहाँ पर मोटिवेट किया गया कि आपको वेजेस टाइम पे मिलेंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर फिर 53,000 वर्कर्स को यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिन्होंने फिर क्या करी, डिमांड करी जॉब्स की। ओके, फिर इसमें हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमने अभी बात करी किसकी, सजेशन क्या दिया जा रहा है कि आपको क्या करना होगा, वेजेस एंड टाइम प्रोवाइड करना होगा। ये जो वेजेस डिले होता है इसको आपको चेंज करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई, हमें टॉप टू बॉटम नहीं, हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड इसमें ये बताया गया है कि कुछ स्टेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे आर कैपेबल, है ना, उनके पास अच्छा रिसोर्सेस है, कैपेबल है, तो वो कैपेबल है इसलिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें वहां पे उन स्टेट्स को नहीं देखना है कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कि अगर आप जो कोई स्टेट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो सेंटर क्या करे, उनका जो बजट है उसको ही यहाँ पर क्या कर दे, कम कर दे। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सारे स्टेट्स को इक्वली यहाँ पे रखना होगा। यहाँ पर जो लो एक्सपेंडिचर है हमें उसको नहीं, हमें अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको लो नहीं करना है, हमें फोकस करना है इंक्लूजन पर, नॉट हमें एक्सक्लूजन पर फोकस करना है। हमें फोकस कहाँ करना है, वी हैव टू फोकस ऑन एक्सक्लूजन नॉट इन इंक्लूजन, है ना। तो हमें एक्सक्लूजन पे ज्यादा फोकस करना है, इंक्लूजन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये पूरा आर्टिकल था, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टैक्सिंग टोबैको। अगर हम डेटा देखें, जो हमारे यहाँ जो टोबैको को प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे अगर हम टैक्स की बात करें तो वो अलग अलग होता है। मतलब कि अगर हम देखें बीड़ी, ठीक है, सिगरेट, सिगार, ठीक है, तो ये जितने भी अलग अलग टाइप्स के जो कमोडिटीज हैं, टबैको की प्रोडक्ट्स हैं, उन पर अलग अलग तरीके का यहाँ पे जो टैक्स होता है वो लगता है। यहाँ पर जो एडम स्मिथ है उनका एक फेमस वर्क है द वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन उनका एक फेमस वर्क है जिसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि कमोडिटीज है शुगर, रम, टैबैको, तो इन पर ये जो हमारी लाइफ पर क्या करती है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पर इसका बहुत ही बुरा, इसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें इन पर क्या करना चाहिए, ये सारे जो कमोडिटीज हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन पर एक अच्छा टैक्स लगाना चाहिए। अभी जो टोबैको है ये हमारे लिए किस तरीके से यहाँ पे हार्मफुल है, अगर हम टोबैको देखें तो इसका जो कंजप्शन है वो नेशन वाइड, हम नेशन में देखें, सोसाइटी में देखें, फैमिली में देखें, तो सभी लोग इसका कंजप्शन करते हैं, ठीक है ना। बट इसके हमें यहाँ पर इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, है ना, इसके हमें हार्मफुल इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। इसके इम्पैक्ट नॉट ओनली इन कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर नहीं, जो कंज्यूमर के पास यहाँ पे जो पासर कंज्यूमर है, पासर व्यक्ति है, कोई पर्सन है, जैसे कि हम बोलते हैं अगर कोई पर्सन यहाँ पे एक सिगरेट पी रहा है, उसके पास जो यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है तो वो भी उस सिगरेट का जो धुआं है, जो स्मोक है, वो अपने अंदर ले रहा है, तो पी तो ये रहा है, सिगरेट का यूज ये कर रहा है, बट इसका जो इफेक्ट है हमें, ये जो उसके साथ पर्सन खड़ा है उसके पास भी, उसको भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमें इसमें बताने की जरूरत है कि जो टोबैको है उसके हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को पड़ते हैं, बट इसमें जो टैक्स लगता है, उसमें जो टैक्स लगता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। हमारे इंडिया का जो सिस्टम है, जीएसटी सिस्टम है, उसमें कौन सा सिस्टम है, इंडिया का जीएसटी सिस्टम रिलाय है एड वैलोरम टैक्सेस। एड वैलोरम टैक्सेस क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कमोडिटीज है, उसका यहाँ पे फाइनल प्राइस देखा जाता है, जो उसका लास्ट प्राइस होता है, फाइनल प्राइस, उस बेसिस पर यहाँ पर जीएसटी लगता है। अगर मान लीजिए बीड़ी 1 रुपए की है तो उसमें ये 1 रुपए को देखा जाएगा और उसके तहत यहाँ पर
उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर कार खरीदने जा रहे हैं और उस कार की जो वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पर देखा जाएगा इस 1 लाख रुपीज़ को और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब इसमें जो टैक्स लगेगा इस बीड़ी पे, अगर हम टोबैको प्रोडक्ट पे देखें तो उस पर टैक्स कम लगेगा, और अगर हम कार खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस रेट ज्यादा है तो उस पर टैक्स, हमारे जो जीएसटी का टैक्स है वो ज्यादा लगेगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एड वैलोरम टैक्सेस लगते हैं देन द प्री जीएसटी सिस्टम विच प्राइमरली यूज स्पेसिफिक एक्सरसाइज टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बहुत सारी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज में हमने ये देखा है कि जो जीएसटी, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो सिर्फ जीएसटी नहीं, जीएसटी के साथ साथ वो अदर टैक्सेस भी अप्लाई करते हैं उस पेपर, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स। तो बहुत सारे टैक्स यहाँ पर वो क्या करते हैं, उस पर जो टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं उसमें लगाते हैं। अब देखिए ये क्या है, जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ये किसी भी स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का बहुत बड़ा मीडियम है। क्या, रेवेन्यू को जनरेट करने का बहुत बड़ा मीडियम है। अब हम रेवेन्यू इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम हाई टैक्स लगा सकते हैं, हाई टैक्सेशन। ठीक है, अगर हम हाई टैक्सेशन करेंगे तो देखिए इसमें हमारे पास दो यहाँ पे बेनिफिट्स निकल कर आते हैं। क्या, पहला जो कंजप्शन होगा वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे कंजप्शन डिक्रीज की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कंजप्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा यहाँ पर जो रेवेन्यू के शेयर हैं, हमारे रेवेन्यू के जो शेयर हैं स्टेट्स में वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टैक्स का रेट है उसको यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया जा रहा है। जीएसटी का क्या है, हमारा जीएसटी का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट टैक्स ऑन डिफरेंट कमोडिटीज, अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग यहाँ पे टैक्स लगते हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इन इंडिया द शेयर ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी in total tobacco taxes decrease substantially from pre-GST to post-GST for cigarette 54% to 8%। देखिए अगर हम प्री जीएसटी की बात करें और पोस्ट जीएसटी की बात करें तो जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैक्सेस हुए हैं वो कैसे हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। बढ़ने की जगह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीज करने की, बट यहाँ पर जो टैक्स हुए हैं हमारे वो डिक्रीज हुए हैं। अगर हम प्री जीएसटी की बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट, अगर सिगरेट की बात करें तो उसमें 54% टैक्स लगता था, अब कितना लगता है, 8%। ठीक है, बीड़ी की बात करें तो उसमें 70% लगता था, अब 1% लगता है। स्मोकलेस टोबैको जो होते हैं जिसको हम डायरेक्टली च्यू करते हैं तो उसमें 11% से वो 59%, मतलब 59% हो चुका है 11% से। ठीक है, तो उसमें देखिए जो टैक्सेस हैं वो जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो क्या हुआ, उनकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो डिक्रीज हुई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंपनसेशन सेस एज वेल एज नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी और एनसीडीडी इज लेविड as a duty of exercise on certain manufactured good specific under the 7th schedule of Finance Act of 2000 currently applied on tobacco product is specific। तो इसमें यहाँ पर एक कंपनसेशन सेस भी प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे टोबैको के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना होगा, जो हमारे डिस्क्रेपेंसीज एंड प्रोडक्ट टैक्सेशन, हमारे जो प्रोडक्ट के टैक्सेशन है, हर एक प्रोडक्ट पर जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट है ना, क्या है, हर एक प्रोडक्ट पर डिफरेंट यहाँ पे हमें टैक्स देखने को मिलता है। देयर इज अ लार्ज डिस्क्रेपेंसी इन टैक्सेशन बिटवीन टोबैको प्रोडक्ट्स डिस्पाइट सिगरेट अकाउंटिंग ओनली फॉर 15% ऑफ टोबैको यूजर दे जनरेट 80% और मोर ऑफ टोबैको टैक्सेस। अब देखिए जो हमारा सिगरेट है उस पर कितना हमारा टैक्स लग रहा है, 15%। ठीक है, 15% लग रहा है, वो इजीली अवेलेबल है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, तो इसका हमें इम्फेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, हमारी हेल्थ में, है ना, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी हेल्थ में देखने को मिल रहे हैं। बीडी एंड स्मोकलेस टोमेटो है लो टैक्सेस। अब देखिए यहाँ पर सिगरेट के ऊपर 15% टैक्स है, मान लीजिए इसमें थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, बट वो पर्सन क्या है, क्या वो सिगरेट पीना छोड़ रहा है, नहीं, स्मोकिंग कर रहा है, छोड़ना है, वो जो बीड़ी है उसकी जगह वो क्या करेगा, उसके अल्टरनेटिव्स है, वो बीड़ी को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है, बीड़ी को यूज कर सकता है ना, तो वो बीड़ी यूज कर लेगा। जो अदर स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि उनमें क्या है, टैक्स कम है ना, तो वो उनको यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत है कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए और यहाँ पर हमें उन पर हाई टैक्स लगाना चाहिए। इससे ही हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये कंजप्शन है इसका हम उसको रोक सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ है नेगेटिव वे में चल रही है उसको हम पॉजिटिव वे में ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये यहाँ पे टैक्सिंग टोबैको
के ऊपर जो ये आर्टिकल था, आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम मूव करते हैं। मॉडिफाई इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए इसको हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को हो चुके हैं 63 ईयर्स। ठीक है, आप सभी को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को 63 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी टोटल 6 रिवर्स हैं, है ना, 6 रिवर्स हैं। इसमें इंडस हमारी मेन रिवर है ना, और इसकी 5 यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ईस्टर्न रिवर्स हैं, सतलज, ब्यास, रावी, इन पर इंडिया की क्या है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इसमें डिवीजन किया गया है ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स पर। तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं हमारी, जैसे कि सतलज, ब्यास एंड रावी, इस पर इंडिया के यहाँ पर पूरे राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इन 3 रिवर्स पर। और जो हमारी वेस्टर्न रिवर्स हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, इन पर पाकिस्तान के यहाँ पर एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। बट इंडिया क्या कर सकता है, ये जो 3 रिवर हैं, चेनाब, झेलम और इंडस, इनको अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए या फिर जो छोटा इरिगेशन पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए या छोटे मोटे जो हमारे काम होते हैं उनके लिए यहाँ पर वो इन रिवर्स का वाटर जो है यूज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंडिया said that it has been compelled to call for the modification of 63 years old Indus Water Treaty owing to Pakistan persistent objection over India's Kishanganga and Ratle hydro power project। अब देखिए हमने इसकी बात की थी, इशू क्या आ रहा है कि चेनाब रिवर जो है हमारी, चेनाब, वहां पर इंडिया के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। एक है किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दोनों ही मेगा प्रोजेक्ट हैं। ये चेनाब रिवर के ऊपर है और दूसरा किशनगंगा ये रातले के ऊपर, यहाँ पर दूसरा है रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चेनाब रिवर है उसमें रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और जो किशनगंगा एक रिवर है ये जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में है। यहाँ पर किशनगंगा रिवर के ऊपर किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, इन प्रोजेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। तो देखिए, किशनगंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर ओरिजिनेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड जॉइंड द रिवर ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो किशनगंगा क्या है, एक झेलम की ट्रिब्यूटरी है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, जो किशनगंगा है इसमें किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के क्या है, बहुत ही रन टू रिवर ये प्रोजेक्ट है। इंडिया टू बिल्ड रन टू रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच डू नॉट रिक्वायर लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये जो किशनगंगा की अगर हम बात करें तो ये झेलम जो हमारी रिवर है, ये आप देख सकते हैं, ये झेलम रिवर है। ठीक है, इंडस के बाद यहाँ पर हमारी सेकंड कौन सी है, झेलम। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, किशनगंगा हाइड्रो पावर। और जो हमारे चेनाब रिवर है उसके ऊपर हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किशनगंगा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, इसका इनॉग्रेशन 2018 में हो चुका है। रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अभी भी ये चल रहा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब ये जो हमारी ट्रीटी है वो कैसी है, बायलेटरल ट्रीटी थी, बट पाकिस्तान इसमें हमेशा क्या मांग करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, मतलब एक आर्बिट्रेटर की मांग करता है कि वो क्या करे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आकर आर्बिट्रेटर का यहाँ पर काम करें। इसी के चलते यहाँ पर जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, और जो ये ट्रीटी थी इसको ब्रोकर किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने। ये ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, और इसे ब्रोकर किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने। और अभी भी पाकिस्तान की डिमांड पर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोवाइड किया है, जिसके तहत यहाँ पर जो क्या कर रहा है, जो हमारी बायलेटरल ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, उसको यहाँ पे उसके जो रूल्स हैं उसको वॉलेट कर रहा है, जिसके तहत यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, पाकिस्तान को यहाँ पे नोटिस भेजा है कि अब हमें क्या जरूरत है, ये जो ट्रीटी है उसको यहाँ पे हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। अब देखिए इसमें हमारे लिए जो प्रोजेक्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। किशनगंगा कब स्टार्ट हुआ था, ये 2007 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में कंप्लीट हो गया था। पाकिस्तान केप रेजिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द डैम एंड लेटर इट्स डिजाइन। तो इसमें पाकिस्तान को किस पर ऑब्जेक्शन है, उसकी डैम की जो हाइट है उस पर, और जो उसका डिजाइन है उसके बाद उसके डिजाइन पर। उसके बाद इंडिया का ये 850 मेगावाट रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसमें से हम ये चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, इस्लामाबाद हैज रिपीटली रेज कंसर्न ओवर इस डिजाइन। तो इनको जो पाकिस्तान को इसकी जो डिजाइन है उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठा रहा है।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं कमांड पोस्टिंग फॉर विमेन ऑफिसर। ये हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 से। तो आर्मी हैज स्टेटेड दैट द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ विमेन ऑफिसर्स टू कमांड असेसमेंट इन द रैंक ऑफ कर्नल। हमने पहले भी देखिए बात करी थी कि यहाँ पर विमेन्स को क्या है, प्रमोशन दिया जा रहा है कर्नल से। यहाँ पे जो कर्नल्स की जो उनकी पोजीशन है उसको यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है जो ऑफिसर्स की कमांडिंग ऑफिसर से उसको यहाँ पे कर्नल रैंक तक लेकर जाया जा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जज इन 2020 अपहोल्डिंग एन अर्लियर जजमेंट ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन एज वेल इन कमांड पोस्टिंग टू वुमेन ऑफिसर्स इन आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ज्यादातर हम देखते हैं विमेन किस फील्ड में एम्प्लॉयड होती हैं, या तो मेडिकल के फील्ड में, ठीक है, या फिर टीचिंग के फील्ड में, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया गया है, अब जो फील्ड है हमारा, जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब विमेन्स हमें आर्मी में भी देखने को मिल रही है ना, नेवी में हमें विमेन्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड डेंटल स्ट्रीम सिंस 2008 द आर्मी हैड ग्रांटेड परमानेंट कमीशन फॉर विमेन ऑफिसर इन एजुकेशन कॉर्प and judge advocate general branches where they already go to the rank of कर्नल। तो यहाँ पर क्या है, पहले क्या था, डेंटल और मेडिकल स्ट्रीम में जाती थी, बट 2008 के बाद आर्मी ने यहाँ पर ग्रांट कर दिया है क्या, एक परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया है वुमेन्स ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर कि वो कहाँ तक, मतलब कर्नल की रैंक तक वो जा सकती हैं। हाउएवर दे आर ऑल लार्जली administrative appointments unlike the regular arms and services where colonels command officers and men and lead them from the front। बट यहाँ पर मेनली वो किस लिए हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट है ये, ठीक है ना। बट जो कमांड को फ्रंट में जो लीड करने का है उसके लिए अभी भी यहाँ पर क्या है, मैन ही है। तो यहाँ पे मेनली ये बताया गया कि जो पोस्टिंग हो रही है आर्मी में, कमांड पोस्टिंग हो रही है, इसमें यहाँ पे विमेन का यहाँ पर हमें इंक्लूजन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमेंशिया की। डेमेंशिया क्या है, डेमेंशिया एक डिसीज है, ठीक है ना। इस डिसीज में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेमेंशिया इज अल्जाइमर। इसमें क्या होता है, अगर हम सिम्टम्स देखें डेमेंशिया के तो हम एब्सेंट माइंड होते हैं, है ना। किसी भी चीज को रिकॉल करने की हमारी जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, ठीक है। किसी भी वर्ड को रिकॉल करने की हमें डिफिकल्टी होती है इन रिकॉलिंग नेम्स एंड वर्ड्स, डिफिकल्टी इन रिमेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, रिटेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको रिटेन करने में, डिसओरिएंटेशन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। अगर कोई ऐसी सराउंडिंग है जहां से हम फैमिलियर नहीं है तो हमें यहाँ पे डिसओरिएंटेशन होने लगता है, ठीक है। रिड्यूस सोशल एंगेजमेंट। जो पर्सन होता है डिमेंशिया का, जो मतलब पर्सन डिमेंशिया से यहाँ पे डायग्नोसिस है, तो वो क्या होता है, उसका जो सोशल एंगेजमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे बात होती है डिमेंशिया और अल्जाइमर की, तो अगर हम इनके सिम्टम्स देखें तो हमें थोड़े सेम देखती हैं। डिमेंशिया में भी क्या होता है, हमें अल्जाइमर में मेनली क्या होता है, हमें भूलने की बीमारी होती है, हम किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पाते। बट डिमेंशिया क्या है, उससे ऊपर है। आप देखिए डिमेंशिया क्या है, उससे ज्यादा ऊपर है। इसमें क्या होता है, हम एब्सेंट माइंड होते हैं, हम किसी चीज को रिकॉल नहीं कर पाते कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, किसी वर्ड को यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते। हमारी स्पीकिंग में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है ना। देखिए, और जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है डिमेंशिया के, ठीक है। सम माइट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज। हमें कभी कभी जैसे बोलते टाइम हमें क्या बोलना है, कौन से वर्ड्स का यूज करना है, तो इसमें हमें डिफिकल्टीज होने लगती हैं। एट डिसीज प्रोग्रेस देयर आर मार्क मेमोरी लॉस। जैसे जैसे ये डिसीज बढ़ती जाती है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट मेमोरी लॉस होने लगता है ना। लॉस ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स की, हमारी कौन कौन सी स्किल्स हैं, है ना, इंक्लूडिंग रिड्यूस वोकेबलरी एंड लेस कॉम्प्लेक्स स्पीच पैटर्न, है ना। तो हमारा जो स्पीच का पैटर्न होता है वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो देखिए ओवरऑल क्या है इसमें कि डिमेंशिया क्या है, एक बीमारी है, ठीक है, जिसमें पर्सन, अगर हम सिम्टम्स की बात करें उसमें तो क्या होता है, एब्सेंट माइंड होती है, डिफिकल्टी रिकॉलिंग नेम्स एंड वर्ड, डिफिकल्टी रिटेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, डिसओरिएंटेशन इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टीज, और अगर हम इसका लेटर स्टेज देखें तो इसमें मेमोरी लॉस भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, डिमेंशिया के हमारे सिम्टम्स हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये इस तरीके की जो बीमारियां हैं हमें इसके उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में 5 मिलियन पीपल जो है इस बीमारी से क्या है, डायग्नोसिस है, ठीक है ना। तो देखिए
According to 2020 report, there are around 5 million people in India living with dementia. There's need to be more awareness on brain illness and what people can do to prevent its onset. जो डिमेंशिया है एक ये माइंड की बीमारी है ना, और जब भी माइंड से रिलेटेड कोई इलनेस होती है तो हमारे दिमाग में मतलब कि एक ऐसा परसेप्शन बना हुआ कि मतलब कि माइंड से रिलेटेड कोई भी मेंटल इश्यू हमें हो ही नहीं सकते। बट डिमेंशिया क्या है, एक मेंटल डिसीज है ना, हमारी एक ब्रेन इलनेस है, इसमें हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए हमें प्रोग्रेसिव एक्शंस लेने होंगे। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, दुनिया भर में हम बात करें तो 47.5 मिलियन पीपल जो है डिमेंशिया से यहाँ पर डायग्नोस है, ठीक है, और उसमें से 5 मिलियन जो पीपल हैं वो इंडिया के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, जैसे कि हम प्रिवेंशन प्रोग्राम ले सकते हैं, जैसे कि जो हमारी लाइफस्टाइल, सबसे बड़ा इसमें हमारा इफेक्ट है हमारी लाइफस्टाइल का। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो हमें हमारी जो लाइफस्टाइल है उस पर यहाँ पर मेनली फोकस करना होगा। मेंटल वेलबींग एंड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इसके कारण देखिए जो डिमेंशिया है इसके कारण हमारा जो हार्ट अटैक जैसे डिसीज होती हैं उस पर हमें यहाँ पर रिस्क देखने को मिल सकता है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मिड लाइफ हाइपरटेंशन एंड डिमेंशिया इन लेटर लाइफ। यहाँ पर जो ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इससे लड़ना होगा। करंट स्मोकर्स हैव 50% हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया। अब यहाँ पर क्या है, जो हाइपरटेंशन हो जाता है हमारी लाइफ में, हमें हर टाइम या तो एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो इसके तहत हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है। यहाँ पे थर्ड चीज़ बताती है, ये ज़्यादातर बीमारी हमें किस में देखने को मिलती है, स्मोकर्स में, है ना। जो स्मोकिंग करते हैं तो उन पे जो 50% चांसेस है डिमेंशिया के वो होने के, है ना, डिमेंशिया होने के। तो इसलिए हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि वो क्या करें, स्मोकिंग कम करें, है ना। हमें स्मोकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे रोकनी होगी। हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट करना होगा। जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसकी रिस्क को यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। improve cerebral perfusion, synaptic function and stimulate the growth of new brain cells in the hippocampus. There is also a robust link between depression in late life and the incidence of sporadic dementia. Treating depression in person with established cognitive impairment is vital. अब कोई पर्सन यहाँ पे डिप्रेशन से डायग्नोस है तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि हमको उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना होगा। हमें ये नहीं देखना होगा कि नहीं, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी डिसीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसको हमारे जो परसेप्शन, पुरानी परसेप्शन है उनको यहाँ पर छोड़कर यहाँ पे हमें आगे बढ़ना होगा और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं उनको यहाँ पर हमें ट्रीट करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, जैसे कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, ऑक्यूपेशनल अटेंडमेंट में देखें, एजुकेशन में हम इस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा इससे यहाँ पर अवेयर हों इस तरीके की डिसीज से। तो आई होप यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी डिमेंशिया से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेसन्स फ्रॉम यूक्रेन वॉर। अब यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि की इनपुट्स की अगर हम बात करें, मिसाइल्स एंड अननेम्ड एरियल व्हीकल्स आर लाइकली टू बी मेजर थ्रेट, कॉलिंग फॉर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी एज अ पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस एंड अंडरलाइनिंग द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वही फिर से बात आ रही कि हम जो यूक्रेन वॉर है उससे क्या लेसन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रशिया अपने तरफ से रशिया को यहाँ पे लॉस हो रहा है, यूक्रेन को भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। यूक्रेनियन ग्रेप्ड शॉट डाउन ऑलमोस्ट 50% ऑफ रशियन क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो यूक्रेन भी यहाँ पे नहीं रुक रहा है, यूक्रेन के पास यहाँ पे नेटो का सपोर्ट है, यूएस का सपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन का सपोर्ट है, यहाँ पर जो नेटो कंट्रीज है उनका सपोर्ट है। तो यहाँ पे ना तो यूक्रेन रुक रहा है और ना ही रशिया रुक रहा है, बट इसके हमें लार्जर इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हम फ्यूचर थ्रेट्स की अगर बात करें तो हमें इसके जो इम्पैक्ट्स है वो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर हमें इसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। द आर्मी इज ऑल्सो फीलिंग द पिंच इन टर्म ऑफ स्पेयर एंड एम्यूनिशन, पर्टिकुलरली इट्स एयर डिफेंस इन एंड आर्म्ड फ्लीट विच आर लार्जली ऑफ रशियन ओरिजिन। अब यहाँ पर जो यूक्रेन की मिलिट्री है उनको थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, वो थोड़ा कम फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर किस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर हमारी जो एयर डिफेंस है ना, एयर डिफेंस का यहाँ पे अब ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी इज फीलिंग द पिंच इन टर्म्स ऑफ स्पेयर एंड एम्यूनिशंस, पर्टिकुलरली फॉर इट्स एयर डिफेंस एंड
आर्म्ड फ्लीट्स विच आर लार्जली ऑफ रशियन ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए चाहे कोई भी वॉर हो उससे हमें कोई भी फायदा नहीं होता। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें हमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। नेक्स्ट हमारी है सब कैटेगरीज फॉर ओबीसीज। आपको पता होगा कि यहाँ पर 2017 में एक कमीशन बनाया गया था, रोहिणी कमीशन, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रीलियम फैक्ट है, ठीक है। रोहिणी कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन को काम क्या दिया गया था कि जो ओबीसी हैं, यहाँ पे ओबीसी का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओबीसी, ओबीसी के अंदर बहुत सारी जो है कास्ट आती हैं, है ना। ओबीसी के अंदर बहुत सारी कास्ट आती हैं। तो यहाँ पर हर एक कास्ट के लिए, जैसे कि हमको पता है जो कुछ कास्ट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हैं, है ना। तो हमें मतलब किस कास्ट को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, किस कास्ट को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना है, किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। तो इसका यहाँ पे क्या करना था, क्लासिफिकेशन करना था। ओबीसी का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, है ना। ये काम किसको दिया गया था, रोहिणी कमीशन को 2017 में। अब कौन सा ईयर आ गया, 2023। ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी विद इन 12 वीक, इस कमीशन को विद इन 12 वीक ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी, बट 2023 आ गया है। अब इसको 14th एक्सटेंशन मिल चुका है। इस जो कैटेगराइजेशन करना था, सब कैटेगराइजेशन करना था ओबीसीज का, उसके लिए यहाँ पर ये कमीशन बनाया गया था। अब 2017 में बनाया गया था, इसलिए 12 वीक का इसको टाइम भी दिया गया था, बट यहाँ पर 2023 आ गया है। अब इस कमीशन को क्या है, 14th एक्सटेंशन दे दिया गया है, एक्सटेंशन दे दिया गया है, मतलब कि आप अब धीरे धीरे काम करिए। बट अभी तक ये जो कैटेगराइजेशन है वो नहीं हो पाया, ठीक है। अब देखिए इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो इसके देखिए हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं कि इलेक्शन आ रहे हैं। अब इलेक्शन के टाइम पर अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया, तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो किस पर जाएगा, जो गवर्नमेंट है, जो पार्टीज है उन पर देखने को मिलेगा। अगर किसी कम्युनिटी को, अगर हम किसी कास्ट के फैक्टर को यहाँ पर अच्छा रिजर्वेशन मिल रहा था, अच्छी चीजें फैसिलिटीज मिल रही थी, अब उनको अगर उससे हटा दिया गया, उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हो, तो वो क्या वोट करेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये सारे यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलियम बेस्ड यहाँ पे हम फैक्ट है। 2017 में रोहिणी कमीशन यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। अब इसको यहाँ पे 14th एक्सटेंशन मिल चुका है। सो आज के लिए इतना ही, है ना। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।